नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी जी। और इस वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो भारत के लिए भी खतरनाक है। ईरान की मिसाइल्स यूएस की परिभाषा और यूएस की एक्सपेक्टेशंस को डबल ट्रिपल बर्स्ट करते हुए वहां तक पहुंच गई जहां उनको लग रहा था कि हम सेफ बंकर बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ तक तो ईरान की मिसाइल्स वगैरह आ ही नहीं सकती हैं। कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट, उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो है उसको ऐसे फुक की तरह उड़ा दिया ईरान ने। दैट लुक्स लाइक कि ईरान इज मच मोर स्टेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर देन Israel and US expected. Sir, a very warm welcome on the show. गायत्री जी, आपको, आपके दर्शन को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ये तो एक चौंकाने वाली बात हो गई है। ईरान का ये दावा है कि पहली बार वो दुनिया का सबसे खतरनाक जो F-35 एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास, जो स्टेल्दी एयरक्राफ्ट बोला जाता है मगर वो रडार के पकड़ में नहीं आता है, उस एयरक्राफ्ट को ये एक मिसाइल से दागा है। तो अमेरिका बस ये कह रहा है कि उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ है और वो उसको इमरजेंसी में आनन फानन में कोई फ्रेंडली देश में उतारना पड़ा उसको, और पायलट सेफ है। ये अमेरिका का बयान है। F-35 दिखाई नहीं देता है तो कैसे मारा उन्होंने? दैट इज क्योंकि स्टेल्थ, इसीलिए नाम स्टेल्थ दिया हुआ है। करेक्ट। तो ये चीज जो है ये अब सब मतलब पूरा दुनिया में इसका चर्चा हो रही है। तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये आ रहा है कि इनके पास मीडियम रेंज का इनके पास कुछ हथियार है, जो मीडियम रेंज एंटी एयर अटैक करने वाले हथियार है ईरान के पास। वो रडार से काम नहीं करता है। अभी जहां भी रडार अब लगाते हो, रडार क्या होता है ना, रडार का सिग्नेचर होता है। रडार का जो बीम जाता है वो आपका एयरक्राफ्ट को हिट करेगा तो इमीडिएटली आपको मतलब आप मतलब उसको आपको पता चलेगा कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है। मगर ये रडार को इस्तेमाल नहीं किया। जब आप रडार इस्तेमाल करोगे शत्रु को पता चल जाएगा और इमीडिएटली रडार को ट्रैक करके अटैक कर सकता है। ईरान ने रडार को इस्तेमाल नहीं किया, वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्या है? आसमान में जो टेम्परेचर डिफरेंशियल होगी ना, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो ऑब्वियसली वहां आपको टेम्परेचर का डिफरेंशियल मिलेगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, आपको बाकी आजू बाजू में थोड़ा ठंड रहेगा। तो उससे वो ट्रैक किया। ट्रैक करके, मतलब इनके पास रडार नहीं था। इनके पास रडार होती तो ऑब्वियसली यूएस या इजराइल ने उसको पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज करते थे, मगर इसके पास नहीं थी। सडनली कोई पिकअप ट्रक के पीछे वो लगा हुआ था, तो पिकअप ट्रक तो किसको पता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो उसमें से ये इंफ्रारेड ट्रैकिंग करके उसको मारा, और वो भी थोड़ा लो फ्लाइंग था। मान लीजिए 30,000 40,000 फुट के ऊपर वो उड़ान भरता था, तो उसको पकड़ना मुश्किल था। मगर ये शायद कोई 15-20,000 फुट में था, तो इनको आसानी से मिल गया। फिर वहां ये टारगेट करके उसको हिट किया, वीडियो रिलीज किया। ईरान ने वीडियो रिलीज किया। तो इंफ्रारेड का सिग्नेचर, वो वाइट उसका जो हीट सिग्नेचर है वो दिख रहा है, और जाके ये मारने का एक निकला है। ऑफ कोर्स अमेरिका के समर्थक क्या बोलते हैं, ये फेक वीडियो है करके बोल रहे हैं, मगर इंसिडेंट तो हुआ है। F-35 तो गिरा है, उसको लगा है। अब चाहे आप बोलो, अमेरिका तो वही बोलेगा टेक्निकल स्नैक था, हमें कोई मार नहीं सकता है, यही बोलेगी ना। आज तक पाकिस्तान में कितने F-16 हम भारत ने मार गिराया, आज तक अमेरिका ने खुलासा नहीं किया। क्योंकि एक बार पता चलेगा कि भारत के पास इतने हथियार है कि आपके F-16 वहां बच नहीं पाएगा, F-16 दुनिया में कौन खरीदेंगे? फिर लॉकहीड मार्टिन का भाव, क्या उनका शेयर मार्केट गिर जाएगा, उनका मार्केट गिर जाएगा ना। तो इसीलिए वो बताएंगे नहीं। जब अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से उनको F-16 को उड़ाया था, तब भी वो बताया नहीं, चुप रहे हैं लोग, क्योंकि ये सब छुपाने का बात है। F-35 के ऊपर ईरान ने हिट किया, ये बहुत बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन है। एक, ईरान ने कैसे हिट किया, एक चौंकाने वाली बात है। दूसरा, इतना मिसाइल लगने के बावजूद F-35 जाके कहीं कोई और इनके फ्रेंडली एयरपोर्ट में लैंड हुआ, वो बड़ी बात है। वो वहीं के वहीं गिर जाना चाहिए था। मतलब उनका टेक्नोलॉजी भी तगड़ा था F-35 का, इसीलिए इतना मिसाइल हिट होने के बाद भी, डैमेज होने के बाद भी वो सर्वाइव किया और पायलट जिंदा बचा, फिर वो नॉर्मली लैंड भी कर दिया।
हाँ, उसको उड़ान नहीं भर सकते हैं अभी, उसको हैंगर में लेके जाएंगे, रिपेयर करेंगे, 2-3 महीने 4 महीने, पता नहीं 1 साल भी लग सकता है, उसको छोड़िए। मगर इतना हिट लेने के बाद भी वो सर्वाइव किया, ये भी एक बड़ी बात है। तो F-35 का क्षमता भी दिखाती है और ईरान की जो टैक्टिक्स हैं वो भी दर्शाते हैं इधर। तो ये चीज है, मतलब स्टेल्थ स्टेल्थ नहीं रहा, ये हमने भी बहुत बार ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जो चाइना के पास JF-20 है, जो स्टेल्थ फाइटर है, पाकिस्तान को नहीं दिया, अभी देने का सोच रहा है, JF-35 देने का सोच रहा है। JF-20 जब तिब्बत में वो उड़ान भरते हैं तो हमारी एयरक्राफ्ट मैचिंग करने के लिए हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस तरफ हम भी उड़ान भरते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको लॉक किया है हमने। लॉक करने का मतलब कि हमारी रेडार उनको पकड़ लिया, बस यहाँ सिग्नल दिया, शूट किया, मिसाइल जाके उसको मारेगा। हम शूट नहीं कर रहे हैं बट लॉक किया है। लॉक करने से क्या होता है ना, फिर उनको भी पता चलता है कि हमने लॉक किया है। तो ये चीज भारत ने JF-20 के साथ किया है, बहुत बार किया है। ये खुलासा हमारी एयर चीफ मार्शल, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल, आपके भी इसमें प्रोग्राम में भी आए हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो ऑफिशियली बोला है कि हमने JF-20 को हमने लॉक किया है। एक ये भी कहानी मैं सुन रहा हूं कि शी जिनपिंग आया था इधर भारत के सरहद में, तिब्बत में, वो JF-20 या JF-35 में वो उड़ान भरा था और उसमें बैठ के वो जा रहा था, तो कॉन्स्टेंटली उनको आवाज आ रही थी, बहुत बहुत सता रही थी, आवाज आ रही थी। कैसे, तो वो फिर पूरा सॉर्टी होने के बाद, वो नीचे उतरने के बाद पायलट से पूछा कि इतना आवाज क्यों आ रहा है, तो बोला कि भारत ने लॉक कर दिया, इसीलिए वो लॉक किया, तो यहाँ अलार्म बजती है, वो अलार्म है। तो तुरंत बेजिंग जाके बहुत लोगों को वहां से सैक कर दिया। मतलब मैंने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें प्रोजेक्ट में खर्च किया, फिर फालतू निकला इसमें, तो भारत तो उसको ट्रैक कर रहा है। तो ये चीज है, बहुत से देशों के पास ये क्षमता है, शक्ति है, वो बताते नहीं है, बोलते नहीं है। ईरान के पास भी ये शक्ति है, इंफ्रारेड को इस्तेमाल किया, कोई सोच भी नहीं सकते थे। सब लोग ये सोच रहे थे इनके पास रेडार, मैंने रेडार उड़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था ना, ऑब्लिटरेटेड, ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल करता है डोनाल्ड ट्रंप, हमने ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट, भाई ऑब्लिटरेट कर दिया तो आपके F-13 को कैसे मार सका हो? F-35 is the strongest weapon that India has. मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट एंड स्टेल्थिएस्ट एयरक्राफ्ट आज के दुनिया में, तो उसको जब आप टारगेट करके मार सका, तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है ये। वो ये एक चीज है। दूसरा, इनके ऑफिशियली ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मारने वाली, इनके पास बुश शहर, ऐसे मतलब कोर्रम शहर, ऐसा इनके पास जो मिसाइल्स है वो है, 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं, मतलब इजराइल तक जा सकते हैं, और इनके आजू बाजू में जितने भी देश है उनको ये लोग टारगेट कर सकते हैं। मगर अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडियन ओशन में इनके जो बेस है डियोगो गार्सिया में, वो एक्चुअली यूके का बेस है, वो अमेरिका को लीज पे दिया हुआ है। तो वहां ये 2 मिसाइल्स ईरान से निकल के 2 मिसाइल्स मारा है, उसमें एक फेल हो गया, बीच में गिर गया एक मिसाइल। दूसरा मिसाइल ऑलमोस्ट डियोगो गार्सिया तक आ रहा था, तो उसको मिड एयर में ये लोग उसको न्यूट्रलाइज किया अमेरिका ने। तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, डियोगो गार्सिया के ऊपर वो गिरा नहीं है। मगर मैसेज क्या जा रहा है, मतलब इनके पास 2000 नहीं 4000 किलोमीटर तक जाने का इनके पास शक्ति है, ये ईरान ने प्रूव किया। भले ही एक ही मिसाइल गया, दूसरा बीच में फ्लॉप हो गया, अलग बात है, मगर 4000 किलोमीटर तक मारने वाली क्षमता इसके पास है। तो डियोगो गार्सिया भी आज महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो डियोगो गार्सिया को बचाने के लिए फिर इनको एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज रखना पड़ेगा ना इनको। फिर अभी इनके पास कमी पड़ रही है, इनके पास तो है नहीं इतने मात्रा में। फिर साउथ कोरिया से उठा के थर्ड सिस्टम या वेस्ट एशिया में लगा दिया, पता नहीं कल के दिन जापान से निकालना पड़ेगा, कहीं से लैटिन अमेरिका से निकालना पड़ेगा, यूरोप से निकालना पड़ेगा। मतलब इनके पास जो बचा है, इतने थिएटर्स में ये लोग एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज रखे हैं, वो सब यहाँ मूव करना पड़ेगा इनको। तो ये एक टैक्टिकल युद्ध चल रहा है ना। तो अभी ईरान की क्या शक्ति है, क्या कैपेसिटी है, किसी को पता नहीं था, आज वो धीरे धीरे से वो पता चल रहा है ना। ये दूसरी बात। तीसरी बात, वो इतना टैक्टिकली अटैक कर रहा है। अभी ईरान पे अटैक करने के लिए ये अपने
जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां से ये लोग उड़ान भरते हैं। और फिर अब लगभग कोई 2500 सॉर्टीज कुछ किया है आज तक। ये वहां से उड़ान भरते हैं, फिर मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, क्योंकि ये शिप्स पूरे अरेबियन सी में है, गल्फ ऑफ ओमान में भी आने के लिए डर रहा है अमेरिका, तो इतना दूर है। तो मतलब मिड एयर इसको रिफ्यूल करना पड़ता है। मिड एयर में रिफ्यूल करके उसको पेट्रोल पंप, आकाश में पेट्रोल पंप जैसा है, उसको रिफ्यूल करके फिर वो जाके मार के फिर वापसी में दोबारा उसको रिफ्यूल करेंगे, तब जाके एयर डेक में आएंगे, इनके शिप के डेक में आएंगे। तो ये क्या किया, पहला इनको इनके जो क्या कहते हैं उसको एयर रिफ्यूलर टैंकर्स जो है वो 2 गिर गया इराक में। एक अमेरिका का कहना है कि वो मिड एयर रिफ्यूलिंग में दोनों गलती से टकरा गया, तो उसमें एक तो कंप्लीटली बैलेंस खो के वो नीचे गिर गया, 6 के 6 उनके जो एयरक्राफ्ट एयर ऑफिसर्स थे वो मर गया। दूसरा, उनके विंग को बहुत नुकसान हुआ, कैसे तो वो लैंड कर दिया बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल में, और वो भी आउट ऑफ एक्शन है, मगर सब बचे हैं। ये अमेरिका का कहना है। ईरान ये कह रहा है कि उसको हमने ही शूट किया है, हमारी ड्रोन या हमारी मिसाइल जो है वो हमने शूट किया है, इसी वजह से वो गिर गया। और यहाँ रियाद में जो एयरफोर्स बेस है उसमें उस एयरफोर्स बेस में कोई 6-7 इनके मिड एयर रिफ्यूलर्स वहां पार्क थे, तो इनके ड्रोन अटैक्स में 5 इनके रिफ्यूलर्स वहां उसको तबाह हो गया। अब अमेरिका कह रही है कि इसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए ये तो लॉकहीड मार्टिन जाना पड़ेगा या बोइंग जाना पड़ेगा, ये रियाद में तो रिपेयर नहीं होगा, तो इनको फिर अमेरिका लेके जाना पड़ेगा। रिपेयर करके दोबारा भी लाएंगे, वो 6 महीने 7 महीने तो लग ही जाएगा, उससे पहले तो नहीं आएंगे। मतलब लगभग 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स खत्म हो गए। अब इनके जो कैपेसिटी अमेरिका का जो कैपेसिटी है, इतने सॉर्टिस करके उसमें मारने का जो कैपेसिटी वो कम हो गया कि नहीं। और दूसरा, अब डिएगो गार्सिया को बचाने के लिए भी इनको थोड़ा असेट्स वहां बेचना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहा है ईरान। मैं ईरान की कोई फैन नहीं हूं, ईरान एक बहुत पाश्विक और राक्षसी शक्ति है, अपने महिलाओं के साथ क्या किया है हम सब जानते हैं, मगर हम बस सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध नीति के आधार पर हम इसकी एनालाइज कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के पास बहुत कैपेसिटी है। ईरान क्या किया, उसको ये पता था कि वो पहला अटैक्स में वो बहुत मार खाना पड़ेगा, मार खाने के बाद भी जिंदा कैसे रहना है, इसके ऊपर वो काम किया। वो चीज जो है वो हम एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी इतिहास में देखेंगे बहुत से युद्ध ऐसे हारे थे हम, जब राजा मर गया था तो पूरा सेना सरेंडर हो गई थी, चाहे वो महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत युद्ध में हो, या पृथ्वीराज चौहान हो, या यहाँ आड़िया रामराय श्री कृष्ण देवराय का हो, कहीं भी हो। देखिए, जब राजा मर जाता है तो सेना जीतते जीतते वो हार जाती है। तो ये चीज ईरान वो गलती नहीं कर रही है, इनके पूरे कमांड स्ट्रक्चर्स, इनके नेतागण सबको मारने के बावजूद वो लड़ रहा है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। इजराइल और अमेरिका टैक्टिकल गेम खेल रहे हैं, इनके पास कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो मार रहे हैं, मगर मार कैसे खाना है, मार के कैसे बचना है, कुछ नुकसान होगा तो नुकसान को कैसे मिनिमाइज करके फिर दोबारा अटैक करना है, ये सब आज ईरान खेल रही है। और इनके इकोनॉमिक वॉरफेयर और इनके जो ट्रस्ट है, इनके ऊपर जो भरोसा था अमेरिका के ऊपर, वो भरोसा को वो खत्म कर रहा है। अभी कोई भी गल्फ के देश ये नहीं कह सकता है कि अमेरिका बहादुर आके हमें बचाएंगे। क्या बचा रहा है, आप देख ही रहे, खुद के एम्बेसीज बचा नहीं पा रहा है, खुद के CIA हेडक्वार्टर्स को बचा नहीं पाया, खुद के रडार्स को बचा नहीं पाया, तो फिर अमेरिका के ऊपर भरोसा क्या कहाँ रहेगा, बताइए आप। तो ये चीज वो कर रहा है, तो एक मैसेज जा रहा है, भाई अमेरिका आपका रक्षा नहीं कर सकती है, आप अमेरिका से दूर रहिए, सीधा हमसे बात कीजिए, हमसे रिश्ता रखिए, अमेरिका को बीच में लाएंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ये मैसेज जा रहा है। तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद करके रखा है, उसको खोलने के लिए बहुत सोचा है, इसके पास बस की बात नहीं है, तो बचा क्या है, खर्ग आइलैंड को लेना पड़ेगा इनको। खर्ग आइलैंड में लेना मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड, एक बार बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाएगा, पहला वहां खर्ग आइलैंड को कैसे लेना वो भी मुश्किल है,
क्योंकि 100 किलोमीटर की पानी होता है ना, 100 किलोमीटर पार करना युद्ध में लगभग नामुमकिन है। इतना शक्तिशाली हिटलर यूके को कब्जा नहीं कर पाया, इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं कर पाया, यहां से बॉम्बार्डमेंट करते गया मगर उसको कब्जा नहीं कर पाया। इसीलिए चाइना भी ताइवान को कब्जा नहीं कर सकती है, अमेरिका क्यूबा को कब्जा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उनको इतना सता के उनको मजबूर करके मजबूरन में उसको सरेंडर करना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट खरग आइलैंड लेना हो तो ना की बराबर है, लिटरली। मान लेते हैं कि अमेरिका ने उसको खरग आइलैंड को ले लिया, तो वहां से ड्रोन्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगे, फिर वहां टनल्स हैं, उसमें से लोग आएंगे, मर्सनरीज आएंगे, इसको मारते जाएंगे। जब अमेरिका को हर दिन 10-10, 15-15 इनके सेना की डेड बॉडीज जाएंगे, हालत क्या होगी अमेरिका में। तो ये चीज है, तो इसीलिए वो एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है ईरान ने। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लियर करने के लिए ये तो भाई ये गल्फ ऑफ ओमान में भी आने के लिए डर रहा है अमेरिका, और उल्टा ट्वीट कर रहा है कि आप बुजदिल हो, यू आर कवर्ड करके नेटो को गाली दे रहा है। भाई अब हम तो बुजदिल है, हम तो कवर्ड है, ठीक है, आप तो अमेरिका बहादुर हो ना, आप तो जाओ कम से कम। मैक्रोन इमानुएल ने बोल दिया ना, we will not be entering into the Strait of Hormuz, we will not be fighting the war in the Strait of Hormuz। जर्मनी ने बोला है, भाई हम तो, हमारी शक्ति क्या है, हम कुछ शक्ति है ही नहीं हमारे पास, आप तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमान देश हो, तो आप तो जाओ ना, पहले हम आपके पीछे पीछे आएंगे। ये डर रहा है, इनको आगे कर रहा है, पीछे बैठा है। तो ये चीज है, तो ईरान की ये जो रणनीति है, ये इनको बाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछा है कि क्या आप जानते थे, आपको पता था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर सकता है और इतने देशों के ऊपर अटैक कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है वी डिडंट नो, हमें सोचा नहीं था कि ये कर सकता है। भाई कुछ सोचे समझे, आप क्यों कूद पड़े हो उसमें? डोनाल्ड ट्रंप सोचा था कि ये एक गोल्फ कोर्स जैसा है, 2-3 शॉट मार दिया, 4 नहीं तो सही 5वें शॉट पे तो हम गोल स्कोर करेंगे, तो होल में मार देंगे तो हो गया, ऐसा सोच के चला। इसीलिए वो बोल रहा था ना एक्सकर्शन पे जा रहा हूं। भाई एक्सकर्शन क्या हो गया, अभी लगभग 3 हफ्ते हो गए, क्या हो गया आपके एक्सकर्शन? आपके F-35 गिर रहा है। भारत को क्या बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप, आपके साथ मतलब भारत का नाम नहीं लिया, मगर इंडो पाक ऑपरेशन सिंदूर में 7 जहाज गिर गया, कभी 8, कभी 9, कभी 10, अभी इनका तो 12-13 अभी हमारे आंखों के सामने गिर गया है। और कितना गिरा है हमें जो नहीं बताया, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। और अब्राहम, मैं अभी देख रहा हूँ यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर कुछ नुकसान हुआ है, कुछ अटैक्स हुए हैं, तो आग लग गई है उधर। और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो हाइफा में था, उसमें इनके जो लेनिन क्या कहते हैं उसको, कपड़े जो इसको लॉन्ड्री करने वाली, उस एरिया पे आग लग गई है। और फिर लगभग 20-25% इनके जो सेलर्स थे वो जमीन में और टेबल पे सोना पड़ा इनको, सोने के लिए जगह नहीं थे इनको। इमरजेंसी में इसको फिर ग्रीस लेके गया, ग्रीस में इसको इनको उतारेंगे, फिर उसको रिट्रोफिट करेंगे, पता नहीं वो 6-7 महीने के लिए वो गए हो। तो ये है अमेरिका की हालत। So America is losing time. नहीं, आई वोंट कॉल इट लूजिंग। मैं ये कहता हूं कि उनको जो ये सोच के चले थे कि ये दिस जस्ट अ वॉक इन द पार्क, इसको ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं है। ईरान के पास पलट मार करने का शक्ति है, आज वो शक्ति से मार रहा है। तो अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोल चुका है कि मारने के लिए कोई टारगेट ही मिल ही नहीं रहा है हमें। कोई टारगेट होगा तो मार सकते हो ना, जितने टारगेट है सबको मार दिया हमने। अभी ये आसमान में उड़ रहे हैं, क्या कहाँ मारे कुछ भी नहीं है। ना इनको मिसाइल साइलोस मिल रहे हैं, ना ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स मिल रहे हैं, ना इनके कोई टैंक तोपे, इनके एयरक्राफ्ट, कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ मारेंगे? तो बचा नहीं है, इसीलिए जहां पहले मारा था वहीं फिर दोबारा मार रहे हैं। आज नतान्स में फिर मारा है। भाई आपने तो लास्ट ईयर जब 12 दिन की जंग हुई थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप यही लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, इनके न्यूक्लियर कैपेसिटी को हमने ओब्लिटरेट किया। ओब्लिटरेट एक लफ्ज पकड़ के बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप, ओब्लिटरेट कर दिया। तो फिर दोबारा उसी पे क्यों मारना है भाई? जो जिंदा घोड़े के ऊपर आप मारोगे तो अलग बात है, जो मरा हुआ है उसके ऊपर दोबारा मारने का क्या मतलब बनता है? प्रेसिडेंशियल पैलेस जिसके ऊपर अटैक हुआ था और जब खमेनी सब मर गए थे, उसी के ऊपर दोबारा इजराइल मार रही है। कौन बचेगा यार? एक टूटा फूटा बिल्डिंग, वहां कुछ भी नहीं है,
सब तबाह हो गया, उधर जाके फिर कोई आके मीटिंग थोड़ी करेगा। और इतने पागल लोग हैं क्या वो लोग कहाँ सुरंग में कहाँ बैठे हैं किसी को पता नहीं है, फिर जाके दोबारा वही मार रहे हैं लोग। तो इनको समझ में नहीं आ रहा, मारे तो क्या, कहाँ मारे, करे तो क्या करें, इसको रोकने के लिए क्या करना है समझ में नहीं आ रहा इनको। यहां से निकले तो कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा। ये टैक्टिकल गेम इनकी जो है वो ईरानियन स्ट्रेटेजिक गेम्स के सामने इनको थोड़ा धक्का लग रहा है। तो शक्ति तो इनके पास है, अमेरिका के पास, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ईरान को बहुत तबाह कर, ईरान में तो बहुत तबाह हो गया, तबाही होगी तो वो तो है, चलता ही रहेगा। मगर अभी इसको रोकेंगे कैसे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी से बात करो, मोदी जी इनका समाधान निकालेंगे। मोदी जी भाई, मोदी क्यों घुसेंगे भाई, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप दोनों लड़ रहे हो तो हम क्यों घुसे, उल्टा तप्पड़ हमें पड़ेंगे ना, हम क्यों जाना है। हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारी कोई 21-22 हमारी शिप्स जो है उसको वहां से निकालना है, हमारे तेल और गैस का जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाएंगे। इन दोनों के बीच में हम क्यों पड़े, क्या हमें बता के ये लोग जंग शुरू किया क्या, तो हम जाके उस पर क्यों पड़े। और वो भी मोदी जी अगर आने के 24 घंटे के अंदर अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर ये जाके इजराइल ने जंग शुरू किया, तो एक तरह से देखा जाएगा तो हमारी इंसल्ट है ना वो। और दूसरा, हमारी IRIS डेरा जो विशाखापट्टनम आई थी, और जहां मैं कल गया था और आज भी जा रहा हूँ, जो बीच रोड है वहां परेड में ये लोग परेड भी किए थे, वो पूरा म्यूजिक के साथ। वो जो सेलर्स, ईरान के सेलर्स आए थे, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को वो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए थे, वो लोग मर गए अभी हमारी ब्लैक वाटर्स पे। हाँ, इंटरनेशनल वाटर पे तो मारा है, भारत के वाटर्स पे नहीं मारे हैं। फिर भी एक फ्रेंडली विजिट से वापस जाने वाली शिप को आपने मारा है, तो भारत की सेंसिटिविटीज को आपने बेकदर करके आपने किया है ना। तो व्हाई शुड वी बॉदर, ये आपकी जंग है, आपकी लड़ाई है, मरो, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो अब अमेरिका इतना पैनिक सिचुएशन में आ गया, उनके तेल की भाव इतना बढ़ रहा है, तो अभी ईरान के ऑयल के ऊपर पाबंदी भी हटा दिया अमेरिका ने, रशिया के ऑयल के ऊपर पाबंदी हटा दी। 1 महीने पहले क्या लेक्चर दे रहे थे हमें कि आप रशिया का तेल खरीद रहे हो, इसके चलते हुए यूक्रेन में जो भी मर रहे हैं उसका खून आपके हाथ पैर रहा है। ये हमें नसीहत दे रहा था, ये मॉरल लेक्चर दे रहा था अमेरिका। अब हमें पूछ रहा है प्लीज अमेरिका, रशिया से आप तेल खरीदो। आप रशिया से तेल खरीदोगे, उसको प्रोसेस करोगे तो हमारे देश में तेल पहुंचेगा, तो हमारे देश में तेल पहुंचेगा तो अमेरिका में स्टेबलाइज हो। अमेरिका की एक प्रॉब्लम यह है कि उनके पास तेल ड्रिलिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग नहीं है उनके पास। उनका कंजम्पशन जितना चाहिए उतना प्रोसेसिंग नहीं है, इसलिए $300 बिलियन जो रिलायंस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया ना, वो लगेंगे 5-6 साल लगेंगे वो लगाने में। तो अब भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, और ईरानियन ऑयल भी सैंक्शन से हटा दिया, हम वो भी खरीद रहे हैं, तो हम प्रोसेस करना है, इनको देना है। तो इनकी मॉरल लेक्चर क्या है, इनकी हिपोक्रेसी क्या है, देख सकते हो। हर एंगल से ये अभी स्ट्रेस पर है, करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो वी आर वॉचिंग इट, पॉपकॉर्न लेके बैठो, वॉच क्या होगा। बट हमें भी नुकसान होगा, वी आर इन द विसिनिटी, हमारी 60-70% हमारी एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव सम चैलेंजेस। भाव बढ़ेंगे हमारे भी, यहाँ भी कुछ गड़बड़ होंगे, गैस का थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट्स निकल के आएंगे, बट थोड़ा शॉर्ट टर्म हमें भी प्रॉब्लम्स होंगे। डॉलर की स्ट्रेंथ होगी तो ऑब्वियसली रुपये की पतन होगी, तो ये सब चीज है। अब देखिए स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, सोने का भाव गिर रहा है, फिर रुपये के भाव गिर रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है, डॉलर्स खरीदने में जा रहे हैं। क्यों, डॉलर चाहिए, सब देश को डॉलर चाहिए। जब डॉलर होगा तभी तो आप तेल खरीद सकते हो। डबल हो गया ना लिटरली, युद्ध स्टार्ट करने से पहले जो रेट था उससे ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है, तो इसीलिए आपको ज्यादा डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स खरीदने के लिए यहाँ सबसे पैसे निकाल के वहां जा रहे हैं। तो युद्ध खत्म होते ही डॉलर को ऐसे कचरे के भाव में फेंक देंगे, फिर दोबारा इसी में चले जाएंगे, गोल्ड में, इसमें रियल एस्टेट में, उसमें जाएंगे। फिलहाल अभी तो उसमें कमी दिखेगा आपको। सो यू कैन अंडरस्टैंड अमेरिका की गेम जो है, पहली बार उसको समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। सही बात है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले
डियागो गार्सिया वेरी नियर टू इंडिया। अगर यहाँ तक ईरान की मिसाइल्स आ सकती हैं, तो सोचिए उन्होंने यूएस के मंसूबों के परछक्के उड़ा दिए कि हम तो यहाँ बड़े आराम से डॉक करके बैठ सकते हैं। वो डॉक किंग हो गया उनका, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दे आर इन अ बिग ट्रबल राइट नाउ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Yes.